बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। आज हम बात करेंगे जी ईटिंग डिसऑर्डर के रिमेनिंग कैटेगरीज़ के ऊपर। पहली कैटेगरी है जी बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा जो है इस कैरेक्टराइज्ड बाय द रिकरेंट बिंज ईटिंग फॉलोड बाय अ compensatory behavior for intake of food such as purging. Binging is characterized by eating a large amount of food in a short period of time. ठीक है, यानी कि बिंजिंग वो बता रहे हैं कि क्या होता है कि पहले हम बिंज फूडिंग करते हैं, उसके बाद हम जी प्रंजिंग करते हैं। ठीक है, तो बिंज क्या होता है कि हम बहुत बड़ी अमाउंट में फ़ूड खा लेते हैं, उसके बाद जी हम क्या करते हैं कि हम पर्ज करते हैं। अ पर्ज कैन इंक्लूड सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, यानी कि हम फिर सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करते हैं, ख़ुद से वॉमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं, एक्सेसिव लिग्जेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, और फास्टिंग करते हैं, यानी कि खाना पीना एकदम से छोड़ देना, पहले बहुत ज़्यादा खा लेना फिर छोड़ देना। ठीक है, और एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, ये भी क्या है इसका पार्ट है। उसके बाद जी बुलिमिया नर्वोसा अफेक्ट predominantly adolescents and the young adult in the industrialized societies, but has also be described in the variety of non-western culture as well। ठीक है जी, एक तो ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा जी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, The frequency and the intensity of the binge purge episodes tend to be escalated over time, यानी कि ये टाइम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। ठीक है जी, enough so that many patients develop the ability to induce vomiting without mechanical trigger that gauge reflexes, यानी कि वॉमिट अपने अंदर इतनी ज़्यादा इंड्यूस करवा लेते हैं कि उनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, और हमें जो है वो मतलब ज़्यादा फूड के बाद उल्टी भी आ जाती है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम देखते हैं DSM डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है बुलिमिया नर्वोसा का। बुलिमिया नर्वोसा कैन बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट कंपेयर टू एनोजिया नर्वोसा बिकॉज पीपल विद बुलिमिया टेंड टू बी एवरेज और स्लाइटली अबव और बिलो और एवरेज वेट। ठीक है, यानी कि उनका जो वेट होता है वो मतवाजन होता है, मतलब उसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है लेकिन वो मतलब कि हेल्दी नज़र आते हैं। ठीक है जी, मैनी पीपल विद द बुलिमिया मे ऑल्सो एंगेज इन द सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर ईटिंग एंड एक्सरसाइजिंग पैटर्न विदाउट मीटिंग द फुल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ द बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, कहते हैं काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिग्निफिकेंटली डिसऑर्डर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और उनकी एक्सरसाइजिंग जो पैटर्न्स होते हैं वो मीट नहीं करते फुली तरीके से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से। ठीक है जी, अब the diagnostic criteria utilized by the DSM including repetitive episode of binge eating, compassionate by the excessive or inappropriate measure taken to avoid gaining weight। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ईटिंग होती है, यानी कि ओवर ईटिंग की जाती है, और उसके बाद उसको कंपनसेट किया जाता है किसी एक्सेसिव एक्सरसाइज से या फिर वॉमिटिंग से या फिर किसी और चीज़ से। ठीक है जी, यानी जो कि नुकसान देती हैं ताकि वेट ना गेन किया जा सके। ठीक है जी, द diagnosis required the episode of compensatory behaviors and binge eating to happen minimum of once a week for a consistent time of period of 3 months। यानी कि इसका क्राइटेरिया ये है कि 3 माह में मुसलसल एक हफ्ते में जो है एक बार ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द डायग्नोसिस इज मेड ओनली व्हेन द बिहेवियर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सिम्पटम कम्प्लेक्स एनरोजिया नर्वोसा एंड इवन द बिहेवियर रिफ्लेक्ट एनी ओवर एम्फसाइज और फिजिकल मास और अपेरेंस। यानी कि इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है किसी भी ऐसे बिहेवियर की वजह से उसके सिम्टम्स जो हैं वो कम्प्लेक्स नर्वेजिया से नहीं मिलने चाहिए, नरोजिया नर्वोसा से नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा उसके बिहेवियर में जो है ओवर एम्फसाइज या बॉडी मास और अपीयरेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ जो है जी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? बिंज ईटिंग डिसऑर्डर डिफाइन एज द कंपल्सिव ओवर ईटिंग। वो कंपल्सिव ओवर ईटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खाना थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेना। ठीक है, और अनकंट्रोलेबल होता है ये। उसके बाद जी बिंज एपिसोड ऑफ द पर्सन विल नॉट पर्ज और विल एक्सट्रीम एंड एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ गिल्ट, यानी कि इसमें बिंजिंग में हो सकता है पर्जिंग भी की जाए। ठीक है, लेकिन पर्जिंग के अलावा क्या है कि जो बंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस होता है। ठीक है, अब एपिसोड ऑफ बिंजिंग में बी मेथड ऑफ सेल्फ सूदिंग इन द फेस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। यानी कि जी ये जो डिसऑर्डर है ये बेसिकली क्यों लोगों में आता है कि जब वो किसी इमोशनल स्ट्रेस का, किसी इमोशनल पेन का सामना कर रहे होते हैं तो वो ईटिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब मतलब कि जैसे आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई मसला हो जाता है तो उनको एक तो भूख नहीं लगती, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है वहाँ से अराइज हो जाता है। और सोशल आइसोलेशन यानी कि लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करते, आप सोशली आइसोलेटेड हैं। इसके अलावा आप में तन्हाई है, अकेलापन है, तो ये भी जो है ईटिंग डिसऑर्डर को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करता है।
बिंज ईटिंग इज़ मोस्टली सीन कॉमनली इन द मिडल एज्ड इंडिविजुअल्स, यानी कि ये मिडल एज इंडिविजुअल्स में ज़्यादातर पाया जाता है. इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द जेंडर एंड रेशियल डेमोग्राफिक्स एंड ऑल दो देयर इज़ सम एविडेंस सजेस्टेड दैट द वुमेन मे बी मोर लाइकली टू सीक ट्रीटमेंट. ठीक है, यानी कि इसका जो है फिर वही बात कि कल्चरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर रेस में कोई प्रॉब्लम, मतलब इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं ये सारी इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती हैं. ठीक है, और एट द सेम टाइम कुछ एविडेंस ये भी सजेस्ट करते हैं कि वुमेन जो होती हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा मतलब कि इसकी वल्नरेबल होती हैं और उनमें ट्रीटमेंट जो होती है वो ज़्यादा वो सीख करती हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को. अब हम बात करते हैं DSM-5 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के. प्रीवियसली कंसीडर अ टॉपिक फॉर द फर्दर रिसर्च एक्सप्लोरेशन, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वाज इंक्लूडेड इन द ईटिंग डिसऑर्डर सेक्शन ऑफ द DSM-5 इन 2013. यानी कि 2013 से पहले इसको एज अ डिसऑर्डर कंसीडर नहीं किया जाता था, इस पर मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत थी. ठीक है, लेकिन 2013 में इसको एज अ डिसऑर्डर DSM में इंक्लूड कर दिया गया. अब इसमें जो है किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है. ठीक है, अच्छा जी, अब इसको डायग्नोज करने की जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डर है वो ऐसे है कि अ पर्सन मस्ट एक्सपीरियंस रिकरेंट एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग टुगेदर विद द डिस्ट्रेस अबाउट द बिंज. यानी कि उसका जो फेयर है बिंज से रिलेटेड वो ज़रूर होना चाहिए, बिंज ईटिंग होनी चाहिए, और फ्रिक्वेंसी ऑफ एटलीस्ट वंस ऑफ द वीक. वही चीज़ कि एक हफ्ते में 3 मंथ में एक हफ्ते में बार बार होना, मतलब एक बार होना ज़रूरी है. ठीक है जी, द बिंज मस्ट नॉट बी कंप्लीट विद द कंपनसेटरी पर्जिंग बिहेवियर सीन इन द बुलिमिया नर्वोसा. अब इसमें जो है वो पर्जिंग बिहेवियर नहीं होगा. ठीक है, ओवर ईटिंग होगी लेकिन फेयर क्रिएट होगा, लेकिन जो है वो पर्जिंग नहीं की जाएगी. ठीक है जी, अब बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड. अब कुछ ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर हैं जो कि फिलहाल वक्त जो है स्पेसिफाइड नहीं किए जा सके. उनमें से क्या है जी, इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर दैट डज नॉट मीट द DSM क्राइटेरिया ऑफ एनोर्जिया नर्वोसा, बी इन बुलिमिया, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि इन तीनों से उनका क्राइटेरिया मैच नहीं करता. ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग समवन हु मे बी एट द हेल्दी वेट बट हु हैज़ द एनरोजिक thought and pattern behavior individual with the EDNOC usually fall into the one of the three groups. Subthreshold symptom of another eating disorder, mixed feature of the different eating disorder or extremely atypical eating behavior are not criticized of any of the other established disorder. अच्छा, अब इसमें पहली बात यह है कि एक बंदा जिसका हेल्दी वेट है लेकिन उसके अंदर न्यूरोजिक थॉट्स आ रहे हैं या उसका बिहेवियर जो है वो कुछ पर्जिंग है या बिंजिंग है इस तरह का, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेट करते हैं सिचुएशन को, और एज अ हेल्दी पर्सन नज़र आता है तो उनको जो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं वो कह सकते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर दैट आर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड. ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसकी एटोलॉजी की तरफ, यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर की एटोलॉजी क्या है. ईटिंग डिसऑर्डर की एटोलॉजी के बारे में हम बात करें तो ये काफ़ी लंबी बहस है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताती हूँ कि द प्रिसाइज कॉज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर आर नॉट इंटायरली अंडरस्टूड. ठीक है, ये बहुत लंबी चीज़ है, हम इसको इंटायरली अंडरस्टूड नहीं कर सकते कि क्या रीज़न है. ठीक है, बट देयर इज़ एविडेंस दैट दे मे बी लिंक्ड टू द अदर मेडिकल कंडीशन, यानी कि अदर मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसिस की वजह से हो सकता है, बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से होता है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशंस की वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है. इसके अलावा हमारे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं या फिर हमारे जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है. इसके अलावा जी पेरेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से भी होता है. ठीक है, और पीयर प्रेशर की वजह से और कल्चरल प्रेशर की वजह से, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसमें मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं या हम उनको ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं. ठीक है, इस डिसऑर्डर के लिए. अब इस डिसऑर्डर की यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर, देयर इज़ एन एविडेंस दैट द जेनेटिक में प्रीडिस्पोज सर्टेन इंडिविजुअल एज वेल एज न्यूरोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि कुछ लोगों में जेनेटिकली ये होता है. ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में जो है वो मोटापा या अनहेल्दी वेट्स या अंडर वेट होना जो है वो उनके जेनेटिक्स होता है, उनके जीन्स में होता है. ठीक है जी, अब कुछ ऐसे भी हो सकता है कि न्यूरोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं जो कि एक स्ट्रेस की फीलिंग क्रिएट करती हैं आपके अंदर, वो बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर को प्रोवोक करती हैं. अब हम ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कल्चर की जो मतलब इन्फ्लुएंस है. अब कल्चर आइडलाइजेशन ऑफ द थिनिंगनेस एंड यूथफुलनेस इन द यूनाइटेड स्टेट, हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन को ले रहे हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में भी देखें इस चीज़ को तो हमारे कल्चर में भी बॉडी शेमिंग और जो बहुत आम चीज़ है. ठीक है ना, मतलब हम मोटे को बहुत ज़्यादा ही मोटा कह के चिढ़ाते हैं और हम जो पतला होता है उसको बहुत ही ज़्यादा पतला कह कर चिढ़ाते हैं. ठीक है ना, अब ये क्या होता है कि ये पॉपुलेशंस को, ये मासेस को बहुत हद तक
अफेक्ट करते हैं, ठीक है। पीयर प्रेशर एंड आइडियलाइज बॉडी टाइप सीन इन द मीडिया में बी सिग्निफिकेंटली फैक्टर। अब मीडिया में आपने देखा होगा कि हमारे जो मीडिया एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं, जो भी होते हैं, वो ऐसे मॉडल्स को लेके आती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फिट होती हैं, जिनका आइडियल बॉडी होती है, जिनका फेस जो है वो बहुत आइडली क्लीन होता है, यानी कि इस तरह की चीज़ें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है चीज़ों को, और वो बाद में जो है बहुत हद तक सोसाइटी पर असरअंदाज होती हैं, ठीक है। आपकी पर जो पर्सनल ग्रूमिंग है उस पर भी बहुत हद तक असरअंदाज होती है जी। अब जो मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा रोल है इस ईटिंग डिसऑर्डर में, मतलब उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस तरह से है कि जो इमेज ऑफ आइडलाइजेशन, स्लिम फिजिक पीपल और शेप ऑफ द पीपल एंड द मॉडल सेलिब्रिटी मोटिवेट इवन फोर्स द पीपल टू अचीव स्लिमनेस देमसेल्फ, ठीक है ना। वही बात है कि उनको इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है या उनको इतना ज़्यादा दिखाया जाता है हर चीज़ में, या कुछ ऐसे आपको पता है कि हम बहुत जल्दी जो है इंस्पायर हो जाते हैं किसी की ड्रेसिंग से, किसी के मतलब के फिज़िक से, लुक से। मतलब कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हद तक क्या करते हैं, हमें अफेक्ट करती है, और मीडिया इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। कल्चर इन्फ्लुएंस आर द एक्यूज फॉर द डिस्टॉर्टिंग रियलिटी इन द सेंस द पीपल पोर्ट्रेट इन द मीडिया आर अननेचुरल थिंग बाय पुटिंग एक्सेसिव प्रेशर ऑन देमसेल्फ। वही बात है कि हम देखा जो हम देख रहे होते हैं ना, हम उसका प्रेशर अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं और हम फिर अपने आप को हार्म करते हैं उसमें, ठीक है। और द मीन ऑफ द एडिटिंग और ब्रशिंग फोटोज़ टू मेक देम लुक थिनर और ब्लिशमिंग फ्री, यानी कि देखें जितनी भी आपको पता है कि ये जो वीडियोग्राफी होती है, यानी कि जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं स्क्रीन पर या हम स्क्रीन्स पर देखते हैं, वो बेसिकली जी एक किस्म की एडिटिंग के बाद होती है। जो नेचुरल लुक हैं उनकी भी हमारी तरह की ही होती है। ये मॉडल सेलिब्रिटीज़ होती हैं या आपका जो पर्सनल फेवरेट बंदा है, आप उससे मतलब कि देखें, कुछ लोग होते हैं जो आपको मतलब के सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक वो अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ आपको टीवी पे नज़र आ रही है आप उसको आइडलाइज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पुअर सेल्फ इमेज। जी, जो बंदे पुअर सेल्फ इमेज का शिकार होते हैं उनमें ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों? उनको बॉडी डिमॉर्फिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि एक ओसीडी की क्राइटेरिया का डिसऑर्डर है। अब इस मेंटल इलनेस में क्या होता है कि ऑब्सेशंस होते हैं, बॉडी में डिफेक्ट्स नज़र आते हैं, बॉडी में फ्लॉज नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने आप को जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, जितना डिग्रेड करते हैं, उतनी आपकी जो है वो सेल्फ इस्टीम लो होती है, आपकी जो है वो पुअर सेल्फ, आपके जहन में आप जो है वो बहुत पुअर नज़र आते हैं, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब डिग्रेड करते हैं, ठीक है जी। जो एक और चीज़ है, एक और फैक्टर है जो बहुत कंट्रीब्यूटिंग है, वो है जी कल्चरल आइडियल ऑफ परफेक्शन, ठीक है। द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एडिटिंग फोटोज बिफोर पब्लिशिंग लीड मैनी वुमेन टू ऑल ऑफ द एजेस टू स्ट्राइव टुवर्ड द अनरियलिस्टिक आइडियल्स, ठीक है। आपको पता है हम अब जो पिक्चर्स लेते हैं वो रियल कैमरा में या रियल कैम में हम नहीं लेते, हम स्नैपचैट यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड देन हम उसको पब्लिश करते हैं। यानी कि हम अपने आप को खुद ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि चेंज कर रहे हैं, हम अपने आप पर खुद ही प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। हम जैसे हैं हम उसको वैसे एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि हमारे कल्चर में भी लोग नहीं करते ना। आप किसी को अपनी रियल पिक दिखाएंगे, वो आपको कहेगा, जैसे आप पाकिस्तान में कॉमन चीज़ है, जैसे नादरा की पिक लगती है शनाख्ती कार्ड पे, ठीक है ना। अब आईडी कार्ड पर जब वो पिक होती है और जो आपकी रियल मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो भी होते हैं, वो बहुत अजीब से होते हैं, ठीक है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी जो आईडी कार्ड की फ़ोटो होती है वो बहुत अजीब होती है, तो उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, तंज करते हैं, जबकि सबको पता है कि वो एक सिंपल कैमरा में तस्वीर खींचते हैं, ठीक है। और एक जो फेशियल आपका मतलब कि ज़ाहिरी बात है उस टाइम आप किस माइंड स्टेट में थे, किस फिजिकल स्टेट में थे, किसी को नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, अफेक्ट करती हैं। अलावा जी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ की, सच एज़ नेगलेक्टेड और फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और सेक्सुअल अब्यूज़। इसके अलावा जी मैनी स्टडीज़ हैव बीन पार्टिसिपेटिंग फैक्टर वाइड रेट ऑफ वैरायटी ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इंक्लूडिंग ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अब माशरे में बहुत हद तक बढ़ती जा रही हैं और इनकी वजह से बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर भी क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन हु आर सब्जेक्टेड टू अब्यूज़ मैनी डेवलप ईटिंग डिसऑर्डर और एन एफर्ट टू गेन सम सेंस ऑफ कंट्रोल or serve for a sense of comfort, and they may be environment where a diet is unhealthy or insufficient, ठीक है। मतलब कि बच्चों को जो है वो मतलब कि बच्चों में जो अब्यूज़ है वो डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स को क्रिएट करता है। इसके अलावा उनके अंदर जो सेंस ऑफ कंट्रोल है वो लूज़ हो जाती है, उनके अंदर जो सेंस ऑफ कंफर्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है, और एनवायरनमेंट जो है उनको अनहेल्दी और इनसफिशेंट बना देता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेजर पार्ट की, यानी कि हम बात करेंगे अब इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर, ठीक है, कि ईटिंग डिसऑर्डर को ट्रीट कैसे किया जा सकता है।
तो ईटिंग डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी टाइप्स और इसके अलावा बहुत सारी थेरेपीज़ यूज की जाती हैं। डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ डिसऑर्डर की, और जो होती हैं ट्रीटमेंट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उसमें यूटिलाइज़ किए जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ लेक ऑफ गुड एविडेंस एंड अबाउट द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, यानी अभी तक कोई खास इसकी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं प्लान की गई, ठीक है। विच मीन दैट द करंट व्यू अबाउट द ट्रीटमेंट इज बेस्ड मेनली ऑन द क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। ट्रीटमेंट कैन टेक प्लेस इन द वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस सच एज community program, hospital day program, groups. Some of the treatment methods include CBT और इसके अलावा DBT यानी कि dialectal behavior therapy, family therapy, nutritional counseling, और इसके अलावा medication to treat Cambodian co-occurring disorders such as anxiety, depression, obsessive compulsive disorder, bipolar disorder। ठीक है, वही चीज़ें हैं कि ज़ाहिरी बात है जब हमें कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो CBT जो है उसमें मस्ट है। CBT क्यों मस्ट है कि पहले हमें थॉट स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है। जब हम थॉट स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं देन हम कोई भी स्पेसिफिक उस पर थेरेपी लगाते हैं, तभी वो हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। फैमिली थेरेपी में हम फैमिली को थेरेपी देंगे, यानी कि हम फैमिली को न्यूट्रलाइज करेंगे, उनके जो थॉट्स हैं उनको ठीक करेंगे। इसके अलावा कोई अकरिंग बीमारी है पहले से ही, मतलब कि डिप्रेशन, एंजाइटी कोई है, तो उसकी थेरेपी देकर उसे पहले डील किया जाएगा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मुझे अपनी दवाओं में ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ रिलेटेड क्यूरीज जो है वो नीचे पुट करें कमेंट सेक्शन में। तो इसके अलावा जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।